सब लॉस डिस्कस किए थे। ठीक है, इन लॉस का मेन इंटेंशन क्या था? यूजिंग दिस लॉस वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो आई होप लास्ट टाइम आपने अटेंड किया था ये सब। उसके बाद एक लास्ट लॉ जो अभी चल रहा है वो था पैरेललोग्राम लॉ। ओके, पैरेललोग्राम लॉ में मैंने आपको एक डायग्राम दिया था जो कुछ इस तरीके का था। याद करो, आपके पास रहेगा ये डायग्राम, यू मस्ट हैव दिस डायग्राम। ओके, और उसके बाद हमने कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स चालू किए थे, कुछ डेरिवेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, एंड लास्ट एक कुछ एक्सप्रेशन आया होगा। ठीक है, देख लो, आई थिंक लास्ट एक्सप्रेशन ये रहेगा आपके पास। यू मस्ट बी हैविंग AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 AB इंटू BM। जस्ट एक बार कंफर्म करो स्टूडेंट, ये आपके पास लास्ट स्टेप यही है क्या? हाँ। यही है, कंफर्म ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। सी स्टूडेंट, अगर आपको चाहिए तो एक बार देख लो यहाँ तक आप कैसे पहुंचे हो। सी द प्रीवियस स्टेप्स, 1 मिनट में दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो आप यहाँ तक पहुंचे कैसे हो। वो पहले वाले स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी आज इससे आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब देखो यहाँ पे, इफ आई स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पे AC लिखा हुआ है, दिख रहा है? अब अपने डायग्राम में देखो कि AC क्या है एक्चुअली। इन योर डायग्राम इफ यू ऑब्जर्व, AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एरो। AC एक एरो का लेंथ है। ठीक है, और आपको पता है एरो की लेंथ उतनी होती है, एरो का लेंथ उतना होता है जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो सी यहाँ पे वेक्टर है आर बार। आर बार का जो सपोज मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज लेट्स से आर। तो एरो की लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ना। तब एरो की लेंथ कितनी होगी? आर होगी। तो AC इज इक्वल टू आर है। सी ये जो AC है ना, इट इज इक्वल टू आर। ये जो मैंने आर लिखा है, ध्यान से देखो, मैंने आर बार नहीं लिखा है, सिर्फ आर लिखा है। ये सिर्फ आर का मतलब होता है कि ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो AC विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर। उसको हमने सिर्फ आर लिखा है। तो इज इट AC स्क्वायर ना, तो इधर आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझ के लो, वापस बता देता हूँ। AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एरो। अब देख लो, AC एक एरो की लेंथ है। एरो की लेंथ जितनी होती है जितना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो AC मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आई एम राइटिंग एज जस्ट सिंपली आर। तो ये आर का मैग्नीट्यूड है। अब देखो, उसी लॉजिक पे जो मैंने लॉजिक अभी समझाया, सेम लॉजिक पे वी कैन कवर राइट हैंड साइड ऑल्सो। राइट हैंड साइड पे पहला टर्म है AB स्क्वायर। ठीक है, देखो AB क्या है डायग्राम में। इफ यू लुक एट द डायग्राम, AB इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एरो। ठीक है, और एरो की लेंथ कितनी होती है? जितना वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर कौन सा है? P बार है ना। तो AB इक्वल टू, AB इज इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। देखो मैंने सिर्फ P लिखा है, ओनली P मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द P। ओके सॉरी, आई थिंक मार्क बीच में ऑफ हो गया। नाउ आई थिंक इट्स ऑन। ठीक है, नहीं आई थिंक नाउ इट इज ऑन, करेक्ट है? यस यस, अब आ रहा है आप आवाज। ठीक है, ठीक है, बाय मिस्टेक वो ऑफ हो गया। ठीक है, तो एक काम करो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो BC है, जिनका मिस हो गया मैं फिर से समझा देता हूँ। AB मैंने बता दिया, AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एरो, and length of arrow is equal to the magnitude of that vector. तो AB equal to P रहेगा,
अब BC पे आते हैं। BC ध्यान से देखो डायग्राम में, तो BC इज इक्वल टू AD। BC की जगह आप AD लिख सकते हो। AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एरो। तो उस हिसाब से आप करो, AD विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द Q वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर आई एम राइटिंग सिंपली Q। तो ये BC की जगह Q आएगा स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्लस 2, अगेन यहाँ पे देखो AB आ रहा है, AB अगेन आप देखो, AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एरो। तो AB विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द P वेक्टर। तो AB की जगह P लिखेंगे। ठीक, बाकी लास्ट में बचता है BM। अब BM को आप डायग्राम में ध्यान से देखो, तो BM की प्लेस पे कोई एरो नहीं है, देयर इज नो एरो ऑन द BM। तो फिलहाल मुझे नहीं पता BM कितना होगा, कीप BM एज इट इज, BM सेम टू सेम लिख दो। ओके, तो यहां तक पहले रीच करो प्लीज। ठीक है, समझा? यहाँ पे मैंने जो PQR लिखा है ना, दिस PQR आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, अब लास्ट यहाँ में हमें बचता है कि ये BM कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन ट्रायंगल, सी द ट्रायंगल BMC, सी द ट्रायंगल BMC। अगर आप BMC ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें जो ये साइड है BM इज अ साइड इन दैट ट्रायंगल। BM इज अ साइड एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है, BM इज अ साइड एडजेसेंट टू थीटा। अब एक ट्रिक याद करो, अगर आपको कोई एडजेसेंट साइड फाइंड करना है ना, किसी एंगल का एडजेसेंट साइड फाइंड करना है, तो एडजेसेंट के लिए कॉस अप्लाई करना होता है, ऑपोजिट के लिए साइन अप्लाई करना होता है। ठीक है, सिंस BM इज अ एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इन द ट्रायंगल BMC, सो इसलिए क्या करो, इन द ट्रायंगल BMC यू प्लीज अप्लाई cos थीटा। So if I apply cos theta in the triangle BMC, तो cos theta होगा, करके देखो, cos theta आता है adjacent side upon hypotenuse, तो ये होगा BM डिवाइड बाय BC, BM डिवाइड बाय BC। ठीक है, तो यहां से आप BM को कैलकुलेट करो, BC विल बी पास्ड ऑन द अदर साइड, BC को दूसरे साइड पास करो, you will get BM is equal to BC cos theta। राइट, आपको क्या आएगा, BM इक्वल टू BC cos theta। अब सोचो BC क्या है, अगेन सेम, BC is equal to AD, look at the diagram, BC is equal to AD equal to length of an arrow, so AD will be equal to the magnitude of the vector, मतलब Q रहेगा, BC की जगह Q लिख दो। सबको देखो BM की वैल्यू क्या आ गई, BM की वैल्यू है Q cos theta, समझा? BM का वैल्यू Q cos theta आ रहा है, देखो this value of BM you please substitute in the upper formula। BM की वैल्यू ऊपर डाल दो, तो आपको ऊपर इक्वेशन आएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P। BM की प्लेस पे उसका वैल्यू डालो Q cos theta। ठीक है, so ultimately you will get an equation that R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे R स्क्वायर है, तो टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लो। So ultimately you will get R is equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta। अल्टीमेटली आपको R ये मिलेगा, see this, it's a very important formula। I suggest आप इसको बॉक्स में पुट करो and give it some equation, put it into the box। ओके, अभी ये फॉर्मूला का मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, ये क्या फॉर्मूला है। देखो, इट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द R कैलकुलेट करने की ये फॉर्मूला है। R is the magnitude of the resultant vector, R is the magnitude of resultant vector। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने की फॉर्मूला है। इसमें राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है ना, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दैट PQ
वो P और Q जो है इट इज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स P एंड Q, ठीक है। और थीटा दिख रहा है, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। लुक एट द डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड। P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच की जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है, ठीक है। सो आई होप आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इसके आगे जस्ट एक लाइन लिखो, राइट ऑन द वन लाइन आफ्टर दिस, ऐसा लिखो, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। राइट ऑन, दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, समझा? ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके ना, देखो यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल केसेस बताता हूँ, मतलब कुछ इस फॉर्मूला को हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशंस में फॉर्मूला कैसे काम करेगी वो बता रहा हूँ। अब एक छोटा सा हेडिंग पुट करो, स्पेशल केसेस। राइट ऑन, स्पेशल केसेस, ठीक है। इसमें आप लोग केस नंबर 1, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है? केस 1 में लिखो, हाँ केस 1, इन दिस वन राइट डाउन, इफ P बार एंड Q बार, इफ P बार, बार मतलब ऊपर एरो देना, इफ P बार एंड Q बार आर इन सेम डायरेक्शन, if P bar and Q bar are in same direction, ठीक है, ठीक है। केस 1 में लिखो, if P bar and Q bar are in same direction. Now look at the diagram. If you remember, theta is the angle between P bar and Q bar vectors, right? थीटा एंगल P bar और Q bar के बीच में है। एक बात, अगर ऐसे अज्यूम करें कि सपोज P bar and Q bar are in same direction, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच में जो 0 डिग्री की एंगल बनेगी ना, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख लो, देन थीटा विल बी 0 डिग्री। राइट ऑन, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। सो आपकी जो ये रिजल्टेंट निकालने की फॉर्मूला है, ये जो रिजल्टेंट निकालने की फॉर्मूला है, आई वांट टू फाइंड रिजल्टेंट नाउ, उसमें इस फॉर्मूला में थीटा 0 सब्स्टिट्यूट करो। सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 0 डिग्री। थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट करो ऊपर वाले फॉर्मूला में। Now anybody remembers what is cos of 0 degree equals to? Cos 0 degree equal to what? Yeah, I am getting correct answers. Yeah, सारे स्टूडेंट वन आंसर बोल रहे हैं। Yes, you are correct. Cos of 0 1 होता है ना। तो इमेजिन करो ये, हाँ now it's okay. Stop messaging. तो cos 0 1 होता है। Suppose this will become 1. तो बाकी क्या बचेगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। cos का वैल्यू 1 हो जाएगा। गेटिंग? तो ये आ गया। अब ये आप ध्यान से देखो तो इट इज एक्चुअली p प्लस q द होल स्क्वायर फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। इट्स एक्चुअली p प्लस q द होल स्क्वायर। डोंट फॉरगेट ऊपर से स्क्वायर रूट भी है, so whole square and square root will get cancelled. R will be equal to p plus q आएगा, R is equal to p plus q आएगा आपका, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, क्या मिला रिजल्ट? R is equal to p plus q। ये कोई न्यू रिजल्ट नहीं है आपके लिए, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। आपको याद है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, इफ आई अप्लाई 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन ऑन द बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे मिलता है? बाय सिंपली एडिंग द मैग्नीट्यूड्स। 2 और 3 को ऐड कर दो, आपको 5 न्यूटन आ जाएगा रिजल्टेंट, इफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे भी आपने लिखा है केस 1 में पी क्यू आर इन सेम डायरेक्शन। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है कि अगर पी और क्यू सेम डायरेक्शन में है तो पी और क्यू का सिंपली मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, आपको आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यू आर गेटिंग आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये कोई नई रिजल्ट नहीं है,
इट्स अ रिजल्ट दैट यू ऑलरेडी गॉट। इसमें आज मुझे बताने को क्या है, इसमें मेन जो पॉइंट है बताने को वो ये है दैट इसको जब आपने फाइंड किया यू गॉट r इक्वल टू p प्लस q। व्हाइल फाइंडिंग दिस देखो आपने cos की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की है ना। डू यू नो cos इक्वल टू 1 इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos। cos का वैल्यू जब 1 हो जाता है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। cos कभी 1 से ऊपर नहीं जाता है। तो आपकी जो आपने इक्वेशन डिराइव की है अभी उसमें cos 1 हो गया है, मतलब cos हैज टेकन अ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट मिला है ना, इट इज ऑल्सो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट। इससे बड़ा रिजल्टेंट नहीं मिलता है कभी भी। आपको जो r मिला है ना उसको r मैक्स लिख दो, r मैक्स। या आगे ये लिख दो दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। ये जो आपकी r मिली है ना, r का वैल्यू, ये मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट है। ऐसे लिख लो दिस इज अ मैक्सिमम पॉसिबल r। सो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 होता है, cos ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, रिजल्टेंट है ना कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। रिजल्टेंट हाईएस्ट विल बी p प्लस क्यू। ठीक है, p प्लस क्यू से बड़ा रिजल्टेंट कभी नहीं होता है। ठीक है, अब एक काम करो, लेट्स टेक केस नंबर 2। राइट ऑन केस नंबर 2। ठीक है, केस 2 में लिखो, इन द केस 2 राइट ऑन if p bar and q bar are in opposite direction, if p bar and q bar are in opposite direction, I hope आप बार bar नहीं लिख रहे हो, बार मतलब ऊपर एरो देना है। if p bar and q bar are in opposite direction, ठीक है, थोड़ा सोच के देखो, अगर दो वेक्टर्स हैं p और q, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? ठीक है, आर.एन. सिंह आपका आंसर करेक्ट है। रिया उपाध्याय, प्रणीता, आदित्य, श्रद्धा, वेल डन, आपका आंसर करेक्ट है सबका, 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखो देन थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लो ये, आई एम रिपीटिंग। आप अभी केस 2 लिख रहे हो, केस 2 में लिखो इफ p बार एंड q बार आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा p और q के बीच की एंगल है, वो 180 डिग्री होगी ना, अगर p और q ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो एक काम करो, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर r, लेकिन फॉर्मूला में थीटा को 180 सब्स्टिट्यूट करो, तब की फॉर्मूला आएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। ये सब अंडर रूट के नीचे रहेगा। ठीक है, आई थिंक अभी मैथ्स में आपने इतना सारा टॉपिक नहीं किया होगा। आई थिंक कॉस 180 की वैल्यू आपको मालूम नहीं होगी, आई एम श्योर। ठीक है, कॉस 180 की जो वैल्यू है ना, अरे वाह, मालूम है आपको? यस यस, यू आर करेक्ट। कॉस 180 इज -1। वेरी गुड, मैथ्स में ये सिखाया जाता है, शायद हो गया है मतलब आपका। कॉस 180 इज -1। तो एक काम करो, ये जो cos 180 आपने लिखा है ऊपर, इसकी वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करो। इफ यू सब्स्टिट्यूट लाइक दैट, r will come equal to, r will be equal to root of p square plus q square। cos 180 की वैल्यू -1 डालो, so it will come -2pq, -2pq आ जाएगा। okay, so it will be root of p square plus q square -2pq। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इट इज अ फॉर्मूला फॉर p minus q the whole square। ये p minus q the whole square है, डोंट फॉरगेट द रूट, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, आपका आएगा r इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, ये जो रिजल्ट आपको मिला है r इक्वल टू p माइनस क्यू, ये भी कोई नया रिजल्ट नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, लेट्स से 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉक्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपको याद होगा उनका रिजल्टेंट वेक्टर 1 न्यूटन होता है। 3 न्यूटन विल बी कैंसल्ड बाय 2 न्यूटन।
तो 1 न्यूटन नेट बचेगा। तो मतलब जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वी हैव टू सबट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स टू गेट रिजल्टेंट। यहाँ पे भी वही लिखा है, P माइनस क्यू करके R मिलेगा, मतलब दोनों वेक्टर को सबट्रैक्ट करके आपको रिजल्टेंट मिलेगा। इट इज नॉट एनी न्यू कॉन्सेप्ट, आपको ये ऑलरेडी हो चुका है। ये अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट मिलता है बाय सबट्रैक्टिंग देम मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताने वाली चीज क्या है, आपने cos की वैल्यू -1 डाली है। डू यू नो -1 जो आपने डाला है, -1 इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ cos फंक्शन। cos -1 से नीचे नहीं जाता है, तो आपने यहाँ पे cos की मिनिमम वैल्यू डाली है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिला है ना, दिस रिजल्टेंट इज आल्सो मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट। तो साइड में आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट। रिजल्टेंट P माइनस क्यू से नीचे नहीं जाता है कभी, मतलब इट इज द लोएस्ट वैल्यू दैट रिजल्टेंट कैन हैव, ठीक है। रिजल्टेंट मिनिमम कितना होता है, P माइनस क्यू, और मैक्सिमम कितना होता है, P प्लस क्यू, ठीक है। तो ये दोनों केसेस करने का इंटेंशन यही था कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्टेंट पता चले, ठीक है। तो आज के बाद एक याद कर लो, इफ यू आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वो जो रिजल्टेंट है वो P प्लस क्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन P माइनस क्यू से कम भी नहीं हो सकता है। इट इज बिटवीन देम, ठीक है। एक और केस है विच इज कॉल्ड केस नंबर 3, राइट ऑन, केस 3, इट इज अ लास्ट केस, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग स्पेशल केसेस, अलग अलग केसेस देख रहे हैं। केस 3 लिखो उसमें, राइट ऑन इन द केस 3, if P bar and Q bar are perpendicular to each other, if P bar and Q bar are perpendicular to each other, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री लिखो, देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई होप फिजिक्स समझ में आ रहा है आपको, इतना परेशानी तो नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। लिखो थीटा 90 डिग्री, ठीक है। अब जो आपकी रिजल्टेंट की फॉर्मूला है उसमें थीटा 90 सब्स्टिट्यूट करो, you will get R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos 90। cos 90 जीरो होता है, आई एम श्योर आपको पता है, cos 90 is जीरो, यस करेक्ट, तेजस गोसावी यू आर करेक्ट, ठीक है। हाँ शेरॉन करेक्ट है, cos 90 0 डिग्री होता है। सो इसको जीरो सब्स्टिट्यूट करो cos 90 को, इफ यू सब्स्टिट्यूट cos 90 इक्वल टू 0, तो आखिरी वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। You will get only this much. You will get R is equal to under root of P square plus Q square, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन, R इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। देखो अभी ये जो न्यू रिजल्ट मिली आपको, ये फर्स्ट टाइम ऐसी रिजल्ट मिली है दैट R इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, बट इसको भी हम लोग अलग तरीके से देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। वी कैन सी दिस रिजल्ट अगेन, कैसे आता है ये रिजल्ट, क्या मतलब है इसका, देखो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग वन डायग्राम, आप डायग्राम ड्रॉ मत करना। ये जो आपको आखिरी फॉर्मूला मिला है ना, उसका मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं। हाउ कैन यू डिराइव दिस फॉर्मूला अगेन, सी दैट दिस डायग्राम, ये मैंने P वेक्टर ड्रॉ किया है, आपने स्पेशल केस में लिखा है दैट P बार इज परपेंडिकुलर टू द Q बार, सो Q मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन द P। सो ये देखो डायग्राम देखो, इसमें P और Q आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई एम यूजिंग ट्रायंगल लॉ, सो एज पर ट्रायंगल लॉ resultant will be obtained by the third side of the triangle। ये देखो रिजल्टेंट मैंने बना लिया, रिजल्टेंट इज R बार, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, आई विल गेट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, करेक्ट है ना। पाइथागोरस लगाने पे क्या मिलेगा,
p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो उसमें r क्या मिलेगा, यू विल गेट r इक्वल्स टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको देखो ट्रायंगल लॉ से मिल सकती है, ठीक है। याद रखो r इज गिवन बाय रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इट इज अ फॉर्मूला जब p और q आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इट्स काइंड ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझा। तो पैरेललोग्राम लॉ आप कर रहे हो अभी, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में एक लास्ट पॉइंट बाकी है, जो आपने इक्वेशन फॉर्म किया जिसको आपने बॉक्स में भी डाला था, दैट इक्वेशन इज यूजफुल टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। उस इक्वेशन से आर का डायरेक्शन नहीं मिलेगा, खाली मैग्नीट्यूड पता चलेगा, ठीक है। बट यू नो आर वेक्टर विल हैव अ डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड होता है आर वेक्टर का, अभी मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, आप हेडिंग पुट करो, छोटा सा हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ आर बार। पुट द हेडिंग डायरेक्शन ऑफ आर बार, ठीक है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग ने बनाया है, इसमें सपोज ये जो आर बार है ना, ये जो आर बार है, लेट्स सपोज द एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार इज अल्फा। सी दिस, see this alpha angle in the diagram. Suppose alpha is an angle between r bar and p bar, ठीक है। ड्रॉ कर लो ये अल्फा, इट्स बिटवीन r bar and p bar। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग ये अल्फा एंगल की फॉर्मूला बनाएंगे। वी विल मेक अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अल्फा। उससे क्या होगा, उससे उस फॉर्मूला से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया एंड अल्फा कम्स टू बी 30 डिग्री। इट्स एग्जांपल, if I calculate alpha to be 30 degree from its formula, तो अल्फा 30 का मतलब होगा कि आपका जो ये r वेक्टर है ना, r is a resultant, r वेक्टर is 30 डिग्री अवे फ्रॉम द p वेक्टर। इससे r का डायरेक्शन ऐसे मिलता है, ठीक है। दिस इज अ वे यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ r। आइडिया समझा। हम लोग अल्फा की फॉर्मूला जनरेट करेंगे, वी विल मेक अ फॉर्मूला ऑफ अल्फा। यूजिंग दैट फॉर्मूला आई कैन कैलकुलेट अल्फा। If alpha comes 30 degree, by example, alpha 30 आ गया, that means r vector is 30 degree away from the p vector। फिजिक्स में डायरेक्शन ऐसे ही निकाले जाते हैं, ठीक है। एंगल के टर्म्स में हम लोग एंगल बता देंगे, अल्फा 30 डिग्री है, that means r vector is 30 degree away from p vector। This is a way we find out directions in the physics। एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। जब एरोप्लेन उड़ता है ना, तो जो एरोप्लेन का पायलट है वो ग्राउंड पे जब रिपोर्ट भेजता है कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, कैसे उड़ रहा हूँ, तो वैसे भी बताता है दैट सर आई एम फ्लाइंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे मतलब वो भी डायरेक्शन अपना एंगल के टर्म्स में बताते हैं। आई रिपीट, पायलट कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देता है दैट आई एम फ्लाइंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ बेंड हो जाइए, वहां पे मैं फ्लाई कर रहा हूँ। तो एंगल्स के टर्म्स में डायरेक्शन दिया जाता है, अंडरस्टूड। यहाँ पे हम लोग अल्फा एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। एक काम करो, आपने पहले याद करो, थोड़ी देर पहले आपने बीएमसी ट्रायंगल लिया था, याद है बीएमसी ट्रायंगल। वापस लो बीएमसी ट्रायंगल, लिखो इन ट्रायंगल बीएमसी, डायरेक्शन वाले टॉपिक में लिखो इन द ट्रायंगल बीएमसी साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ, अब एक काम करो ना, आप सच में बीएमसी ट्रायंगल देखो और उसमें साइन थीटा अप्लाई करो। लिखो विच साइड अपॉन विच साइड इट विल कम। साइन थीटा अगर आप अप्लाई करोगे सो इट विल बी cm अपॉन bc, इट विल बी cm अपॉन bc, राइट, cm अपॉन bc। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखो, आई होप यू आर राइटिंग। साइन थीटा को लिखो cm अपॉन bc, ठीक। अब इसमें से एक काम करो, मेक अ फॉर्मूला ऑफ cm, cm की फॉर्मूला बनाओ। cm will be equal to bc sin theta, करेक्ट, cm equal to bc sin theta। अब इसमें bc क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ,
what will be BC equal to? Yes, BC equal to Q होगा ना, it will be Q, magnitude of the Q vector. तो काम करो, BC की जगह Q लिख दो. Write on Q in place of BC. So आपको देखो यहाँ पे CM की फॉर्मूला मिल गई. Side CM is equal to Q sin theta. Agree? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. Give it equation number 2. Okay. और देखो आपने पहले पेज पे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस डेरिवेशन, आज की जो डेरिवेशन है उसमें आपने पहले BM की वैल्यू फाइंड की थी. BM इक्वल टू Q cos थीटा, वो भी आपके पास है. BM इक्वल टू Q cos थीटा. जब आपने पहले cos थीटा अप्लाई किया था BMC ट्रायंगल में, BM क्या मिला था? BM वाज इक्वल टू Q cos थीटा. वो भी लिख दो यहाँ पे, डायरेक्शन वाले टॉपिक में वो भी लिख दो दैट BM इज इक्वल टू Q cos थीटा. ठीक है. सो आई होप आपके पास दो इक्वेशंस है, एक है CM और एक है BM. दोनों लिख दो. CM आपको मिला Q sin थीटा, BM आपको मिला Q cos थीटा. ठीक है. इनको इक्वेशन दे दो. गिव इट सम इक्वेशन, जो भी आपका इक्वेशन 2, 3, 4 ऐसे दे दो, जो भी नेम देना है. रिटर्न. ठीक है. देखो अभी मैं आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूँ, डायरेक्शन कैसे निकालना है. देखो आपने अभी साइन थीटा अप्लाई किया, फिर कॉस थीटा भी लिखा, कॉस थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई किया. एक बार ये साइन कॉस फिनिश हो गया, उसके बाद आपको tan अल्फा लगाना है. tan अल्फा, tan थीटा नहीं, tan अल्फा. राइट ऑन. tan अल्फा इज इक्वल टू, see this triangle, in the triangle CMA tan अल्फा अप्लाई करो. ठीक है. see the triangle CMA, दिख रहा है CMA. in the triangle CMA if I apply tan alpha will be opposite side upon adjacent side, so it will be CM upon AM. tan alpha अच्छे से अप्लाई करो, it will be CM divided by AM. okay, CM upon AM. अब AM को ब्रेक करके लिखो. AM को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? AM को ब्रेक करके लिख सकते हैं AB प्लस BM. ये देखो आपको आई थिंक समझ में आ रहा है. CM AB प्लस BM. ठीक है. ब्रेक द साइड AM into two parts, it will be AB plus BM. यहां तक आई होप समझ गया. अब देखो आपके पास CM की वैल्यू है ऊपर, CM की वैल्यू है Q sin थीटा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज टर्म्स. CM is equal to Q sin theta. AB, anybody, AB किसके इक्वल है? AB. चलो रोहित येवले का ध्यान है, देविका also correct. P रहेगा. करेक्ट स्टूडेंट, वेल डन. AB को P लिखो प्लस BM है Q cos थीटा. So here you got the formula of tan alpha. Tan alpha is given by Q sin theta divided by P plus Q cos theta. ये ठीक है. It is a formula to calculate alpha. Alpha gives you the direction of R bar. ठीक है. यहाँ पे parallelogram law actually finish हुआ. Here we got the value of alpha. ठीक है. कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आई थिंक. लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर मैंने कुछ स्पेस आपको लीव करने के लिए बोला था, स्पेस फॉर राइटिंग स्टेटमेंट एंड सम स्पेस फॉर राइटिंग डिस्क्रिप्शन. याद है? ठीक है. सो चलो मैं आपको पैराग्राम लॉ की स्टेटमेंट दे देता हूँ. आपने लास्ट लेक्चर में थोड़ा स्पेस छोड़ा होगा, 6 लाइंस फॉर राइटिंग स्टेटमेंट. चलो स्टेटमेंट लिखो अभी. स्टेटमेंट ऑफ पैराग्राम लॉ, इसमें लिखो
if two vectors, write down statement, if two vectors of same type, if two vectors of same type are represented as two adjacent sides of a parallelogram, are represented as two adjacent sides of a parallelogram starting from same point, then their resultant vector, there will be THEIR, their resultant vector can be represented as the diagonal of the parallelogram, starting from same point, ठीक है। अब इसमें ये सेम पॉइंट क्या लिखा है, आप डायग्राम चेक करो, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है। सो आई होप सबने स्टेटमेंट लिख लिया, एवरीबॉडी कंप्लीटेड ना, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ 5-6 लाइंस और छोड़ने को बोला था। हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लास्ट लाइन रिपीट करो, ठीक है, मैं स्टेटमेंट की लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूं। their resultant vector can be represented as the diagonal of the parallelogram, starting from same point. अरे अनुज दुबे, ये थर्ड लाइन क्या होता है यार, मुझे क्या पता आपकी थर्ड लाइन में क्या है। चलो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप are represented as the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant vector can be represented as the diagonal of the parallelogram, ठीक है। आई थिंक काफी दे दिया मैंने, ये स्टेटमेंट 2-3 बार हो गया। चलिए अभी डिस्क्रिप्शन के लिए जो आपने 6 लाइंस छोड़ी थी, बिफोर यू स्टार्ट द प्रूफ आपने कुछ 6-7 लाइंस छोड़ी होंगी फॉर राइटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लॉ। तो डिस्क्रिप्शन में लिखो अभी, डायग्राम के बाद या डायग्राम से पहले आपने 6 लाइंस छोड़ी होंगी डिस्क्रिप्शन के लिए, उसमें लिखो अभी जल्दी। कंसीडर टू वेक्टर्स p bar and q bar, consider two vectors p bar and q bar represented as p bar and q bar represented as adjacent sides of a parallelogram ABCD, represented as adjacent sides of a parallelogram ABCD, full stop. Let theta is the angle between p bar and q bar. Let theta is the angle between p bar and q bar. लिखा। And r bar is the resultant vector. लिखा।
full stop. Extend side AB. Extend side AB. Extend, EXTEND. Extend. Extend side AB and draw perpendicular CM. And draw perpendicular CM. Draw perpendicular CM on this extended part. Draw perpendicular CM on this extended part. ठीक है, इतना डिस्क्रिप्शन काफी है फॉर राइटिंग दिस लॉ. अब देखो ये पूरा लॉ मैंने कंप्लीट कर दिया. इन एग्जाम दिस लॉ कम्स फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स. 4 से 5 मार्क्स के लिए ये लॉ आ सकता है. इन दैट वन यू हैव टू राइट डाउन स्टेटमेंट, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, पूरा डिस्क्रिप्शन करना है. आप स्पेशल केसेस ओमिट कर सकते हो, मतलब नो नीड टू राइट स्पेशल केसेस इन द एग्जाम. और लास्ट में tan अल्फा का फॉर्मूला भी डिराइव करना है. यू नीड टू डिराइव. स्पेशल केसेस आर ऑप्शनल, भले आप लिख दो उनके ऊपर, ऑप्शनल है. एग्जाम में नहीं लिखा स्पेशल केसेस तो भी चलता है. ठीक है, स्पेशल केसेस फॉर योर नॉलेज, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था. सो आई होप स्टूडेंट्स एवरीबडी अंडरस्टूड द पैरेललोग्राम लॉ. समझा? ठीक है, यहाँ पे अभी देखो मैं आपका ये, now I hope you got this, everything you understood. ठीक है, now look here, अगला टॉपिक का मैं आज खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. आई एम गिविंग जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक टुडे. ठीक है, आपको यूनिट वेक्टर्स याद होगा. डू यू रिमेंबर यूनिट वेक्टर्स? आई टोल्ड यू यूनिट वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. इसके लिए अलग से एक सिंबल था कैप के फॉर्म में, ए कैप, बी कैप, सी कैप. Today I will tell you what is the importance of unit vectors. अगले टॉपिक पे जाने के लिए पहले यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए. सी, यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं. लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, सपोज ये जो एरो दिख रहा है ना, थिंक इट्स अ वेक्टर. एक्चुअली ये वेक्टर है. वेक्टर को आई कैन शो बाय एरो in the diagrams. तो ये एक्चुअली में वेक्टर है. The magnitude of this vector is p. P is a magnitude of this vector. कभी भी हमें मैग्नीट्यूड लिखना होगा ना, वो p होगा, simply p. ठीक है, लेकिन अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो I will write on p bar. p bar it's a vector, but इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, let's say वो p है. मैग्नीट्यूड is p, याद रखो. ठीक है, अब see this now. See this carefully. मैंने u cap लिखा है. I think दिख रहा है अच्छे से. u cap पता है क्या है? u cap एक यूनिट वेक्टर है. Think it's a unit vector, but u cap is exactly in the same direction as of p bar. मतलब मैंने यूनिट वेक्टर ऐसा लिया है जो हमारे p bar के डायरेक्शन है. u cap and p bar are parallel to each other. ठीक है, सब पता है क्या होगा. Now, अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो. अब रूल ये होता है कि किसी भी फॉर्मूला में अगर p बार आ रहा है, p बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ u कैप. p बार को u कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं. एक एग्जांपल देता हूं. ये जो p बार वेक्टर है ना, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 3. इसका मैग्नीट्यूड 3 है. लेट्स से p बार इज अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन. उसका मैग्नीट्यूड 3 हुआ ना. अब एक काम करो, मैंने यू कैप बनाया ना, यू कैप भी मैं 3 बार बना लेता हूं. सी दिस डायग्राम. मैंने 3 यूनिट वेक्टर्स बनाए हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तीनों यू कैप्स है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये यू कैप और यू कैप, तीनों यू कैप एक ही डायरेक्शन में है ना. इफ आई फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 यू कैप्स, अगर मैं ये जो तीनों यू कैप्स है इनका रिजल्टेंट फाइंड करूं, इनका रिजल्टेंट 3 आएगा, इनका रिजल्टेंट p बार आएगा. p बार इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 यूनिट वेक्टर्स. ये तीनों यूनिट वेक्टर मिलके जो काम कर सकते हैं, देखो p बार अकेला वो काम कर सकता है ना. तो सोच के देखो. सो आई कैन राइट दिस वे, I can write this way that p bar is equal to
P bar is equal to 3 U caps. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P bar is equal to U cap plus U cap plus U cap. तीनों U caps का जो एडिशन है वो P bar है. U cap plus U cap plus U cap equal to P bar. That means P bar equal to 3 U cap. ठीक है, समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान से देख लो, ये तीनों यूनिट वेक्टर मिलके जो काम करेंगे वो अकेला P कर लेगा. P is really the resultant of these 3 unit vectors. P is equal to 3 unit vectors. ठीक है, आप 3 U cap ले लो या P bar ले लो, वो एक ही बात है. ठीक है, सो कहीं पे भी अगर अभी कभी कहीं पे भी अगर P bar लिखा होगा तो P bar को मैं हटा के उसकी जगह 3 U cap लिख सकता हूँ ना. मतलब P bar can be replaced by 3 U caps. ये यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस है. कोई भी वेक्टर जो है, लेट्स से P bar is any vector can be written in the form of unit vector. P bar हटा के मैं उसकी जगह U cap लिख सकता हूँ. तो यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि आप कोई भी वेक्टर को रिमूव करके उसकी जगह यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, अभी पता है ये 3 जो लिखा है इन दिस इक्वेशन 3, ये 3 क्यों आया? क्योंकि P का मैग्नीट्यूड 3 था. P का मैग्नीट्यूड 3 था इसलिए यहाँ पे 3 आया. तो इन जनरल ये जो 3 है इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ द P. तो इन जनरल मैं ऐसा लिखूंगा, इन जनरल आई विल राइट P बार इज इक्वल टू P टाइम्स U कैप. ये इन जनरल फॉर्मूला हो गई. अब राइट हैंड, ये ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने P बार लिखा है, दैट मींस इट्स अ वेक्टर. राइट हैंड साइड पे मैंने सिर्फ P लिखा है, सिर्फ P मतलब इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ द P. इस फॉर्मूला को प्लीज समझो, P बार कैन बी रिटन एज P टाइम्स U कैप. इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं, मतलब एक एनालॉजी एग्जांपल, शायद एग्जांपल से ज्यादा समझेगा. यहाँ पे मैंने क्या बताया, दैट एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर. P बार को मैंने U कैप के टर्म्स में लिख दिया. वैसे ही हमारे डेली लाइफ में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ 1 रुपी कॉइन. कोई भी आप अमाउंट बताओ मुझे, वो 1 रुपी के कॉइन में लिख सकते हो. जैसे एग्जाम्पल, इफ आई से 50 रुपीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय 50 coins of 1 rupees. I repeat, 50 rupees can be replaced by 50 coins of 1 rupee. तो आपने देखो 50 रुपीज को 1 रुपीज के टर्म्स में लिख दिया. वैसा ही लॉजिक है यहाँ पे भी. ठीक है, P बार एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है. ठीक है, तो उसकी जगह हम लोग 3 यूनिट वेक्टर लेके भी काम चला सकते हैं. 3 यूनिट वेक्टर मिलके P बार का ही काम करेंगे. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस नाउ. P bar is equal to P times U cap. ठीक है, जिन स्टूडेंट को ये समझ गया, ठीक है, काफी इजी है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है. ठीक है, जिन स्टूडेंट को ये समझ गया, आई जस्ट वांट टू चेक दैट वेदर यू अंडरस्टूड इट और नो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर इट. ठीक है, लुक एट दिस. एक बात हो, इन द मैथमेटिक्स यू हैव लर्नड x एंड y एक्सिस. ये देखो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया है मैंने. एक बात हो, x एक्सिस इज देयर, y एक्सिस इज देयर, क्या z एक्सिस भी होता है क्या? मतलब अल्फाबेटिकली आफ्टर x एंड y z कम्स ना, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि x y के साथ z एक्सिस भी होता है क्या? डू यू हैव एनी आइडिया दैट z एक्सिस आल्सो देयर और इट इज नॉट देयर? ठीक है, कुछ स्टूडेंट नो बोल रहे हैं और कुछ स्टूडेंट यस बोल रहे हैं. ठीक है, मेरा सवाल सिंपल था कि x एक्सिस होता है ग्राफ पेपर पे, y एक्सिस होता है, तो x y, तो मुझे लगा शायद x y के बाद z भी होता होगा अल्फाबेटिकली आफ्टर x y z कम्स. तो आप कुछ स्टूडेंट ने बोला नहीं सर z एक्सिस तो नहीं होता है क्योंकि स्कूल में टीचर ने नहीं सिखाया z एक्सिस. बट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग यस z एक्सिस होता है. द रियलिटी इज z एक्सिस होता है, यस इट एग्जिस्ट. आपके स्कूल में टीचर ने नहीं सिखाया, खाली प्रॉब्लम यहाँ पे है. ठीक है, स्कूल के टीचर कभी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाते हैं, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देते हैं. ठीक है, लेकिन मेरा एक आपको मैं एक अश्योर करता हूँ, आपको जो नॉलेज वाली पॉइंट चाहिए आप पूछ सकते हो. आई विल, जितना मेरा नॉलेज रहेगा आई विल गिव यू. मैं कभी खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा, नॉलेज के लिए पढ़ा दूंगा. सी z एक्सिस आल्सो एग्जिस्ट, रिमेंबर. ये देखो, ये z एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाई है.
ठीक है, z एक्सिस कैसे होता है मैं इमेजिन कराता हूँ। देखो x y z तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिन्होंने z एक्सिस को नहीं देखा है, मतलब आपको नहीं पता z एक्सिस कैसे होती है, तो मैं आपको आज विजुअलाइज दे रहा हूँ। सी दिस पेन, ये पेन देखो, ये पेन x एक्सिस है, इट इज x एक्सिस। सी द अनदर पेन, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये दोनों पेन दिख रही है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं z एक्सिस दिखाता हूँ, ये z एक्सिस है, सी z एक्सिस है ना, ये पेज में से बाहर आ जाएगी, इट विल कम परपेंडिकुलर ऑन द पेज। ये z एक्सिस ऐसे होती है। सो ये 3 डायमेंशनल होते हैं, ये आपके पेज में से बाहर निकल के आपकी तरफ आ जाएगी, दैट इज z एक्सिस। ठीक है, z एक्सिस इज अ 3 डायमेंशनल एक्सिस, मतलब वो पेज से बाहर आती है। z x y तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, डायग्राम्स में हम लोग z एक्सिस ऐसे शो करते हैं। नाउ सो याद रखो 3 एक्सिस होती हैं, x y और z। नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव z एक्सिस भी होती है। यू नो नेगेटिव x एक्सिस कहाँ होती है और नेगेटिव y एक्सिस कहाँ होती है, वो तो आपको पता है। नेगेटिव z एक्सिस कैसे होती है, पॉजिटिव z एक्सिस इज आउटसाइड द पेज, पॉजिटिव z एक्सिस ऐसे होगा, पेज से बाहर, ऐसे बाहर ऐसे। नेगेटिव z एक्सिस विल बी इनसाइड द पेज। ठीक है, अब यहाँ खत्म हुआ। अब ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। सपोज ये देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है x एक्सिस की तरफ मैंने एक एरो बनाया है, थिंक इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ये एक यूनिट वेक्टर है जो अलोंग x एक्सिस है, इसका मैं नेम देता हूँ आई कैप, आई कैप। ध्यान से देखो, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, देयर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, इसको मैं नेम देता हूँ j कैप, j कैप। सी द डायग्राम। एंड ऑल्सो देयर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, ये देखो अलोंग z एक्सिस, इसका नाम है k कैप। ठीक है, आई होप डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये सिंबल्स याद कर लो। x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको नेम दिया i कैप, y एक्सिस के लिए j कैप, z एक्सिस के लिए k कैप। ठीक है, अब ट्राई टू आंसर मी, जिसको आंसर आएगा ना वो माइक ओपन करके आंसर दो मुझे। क्वेश्चन ये है दैट इफ सपोज देयर इज अ वेक्टर, एक वेक्टर है r बार। ठीक है, देयर इज अ वेक्टर r बार। ओके, r बार का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, r बार का मैग्नीट्यूड 10 है, और r बार जो है ना वो अलोंग y डायरेक्शन जाता है, r बार इज अलोंग y डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज 10। तो इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एनीबॉडी? 10 j cap, r बार हैज अ मैग्नीट्यूड 10 और अलोंग y एक्सिस जा रहा है 10 r j बार। cap, 10 J cap. 10 J cap. यस यस, करेक्ट है, वेल डन वेल डन। 10 j कैप, अगर y एक्सिस की तरफ जा रहा है तो 10 j कैप करके लिख सकते हैं, मतलब 10 यूनिट वेक्टर्स 10 j caps together will do the same work as done by r bar। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सो अब मैं देखो यहाँ पे मैंने i j के 3 सिंबल दिए, बराबर। ये मेरी तरफ से सिंबल नहीं है, दीज आर द फिक्स्ड सिंबल्स इन द फिजिक्स। फिजिक्स में इफ यू आर हैविंग एनी यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, उसके लिए i कैप ही सिंबल रहता है, कैन नॉट यूज एनी अदर सिंबल। j cap is a symbol for y direction and k cap is for z direction. Similarly, if there is a unit vector along negative x axis, तो उसके लिए सिंबल होता है माइनस आई कैप। सी डायग्राम में आप शो कर सकते हो, इफ देयर इज अ यूनिट वेक्टर along negative x axis, तो उसके लिए सिंबल होता है माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। ठीक है, अगर देयर इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज along negative y axis, negative y axis नीचे होती है, नीचे की तरफ, its name will be minus j cap। आपको नेगेटिव वेक्टर्स याद होंगे, j cap and minus j cap are negative of each other। j cap और minus j cap का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 1, और दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट है, सो हेंस दे आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। इसलिए आपने एक का नाम j रखा है तो दूसरे का नाम माइनस j होना चाहिए। ठीक है, बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर।
Similarly, if there is a unit vector along negative z axis की तरफ कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, उसके लिए सिंबल है माइनस k कैप। ठीक है, याद रखो ये चीज। ठीक है, तो आपको चाहिए तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो आज। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर I J K X Y Z. I J K is a symbol for unit vectors along X Y Z axis. Draw this diagram, और चाहिए तो ये पूरा लिख के ले लो जो भी लिखा है मैंने। Have you written this much? ये हो गया क्या? नहीं सर, लिखना है। ये लिख लो और फिर ये भी कर लो। ठीक है, लिख लो। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? इतना हार्ड तो नहीं है आई थिंक। ठीक है, ठीक है, सी लिसन नाउ। वन स्मॉल न्यूमेरिकल आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। एक छोटा न्यूमेरिकल मैं होमवर्क दे रहा हूँ। दैट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन योर पैलोग्राम लॉ। पैलोग्राम लॉ पे बेस्ड है। इट इज अ होमवर्क, आप करके आना घर से। ठीक है, राइट ऑन वन स्मॉल न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क। राइट ऑन फास्ट। ऐसे लिखो, a man walks, a man walks 6 kilometer towards east. A man walks 6 kilometer towards east, comma, then he turns and covers 8 kilometer towards north, covers 8 kilometer towards north. Then find the magnitude of resultant displacement. Then find magnitude of resultant displacement. Full stop. लिखा? Also find tan of, so find tan of है TAN, tan of angle. Also find tan of angle that, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, also find tan of angle that resultant vector makes, tan of the angle that resultant vector makes with east direction. मैं रिपीट कर रहा हूं, also find tan of angle that resultant vector makes with east direction. ईस्ट के साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है, ईस्टर्न डायरेक्शन के साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है, वो एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, चलो ये एक न्यूमेरिकल है। आई एडवाइज यू, मैं 2 न्यूमेरिकल देता हूं, दोनों करके देखो। एक ये हो गया, एक और दे देता हूं। अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा है कि सर इक्वेशन शो करो। माइक ऑन करके पूछो, क्या पूछना है? सर डायग्राम को ऊपर का इक्वेशन दिखाओ ना। ये वाला? यस। ठीक है, चलो, लेकिन ये मैं रख रहा हूं आपके सामने, बट एक और न्यूमेरिकल में होमवर्क दे रहा हूं। वन मोर न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी लिख लो। ऐसे लिखो, द रिजल्टेंट वेक्टर
of two perpendicular vectors, the resultant vector of two perpendicular vectors has magnitude लिख रहे हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, the resultant vector of two perpendicular vectors has magnitude 25 units, 25 units, full stop. If one of the vectors is 20 units, if one of the vectors is 20 units, then find magnitude of second vector. Then find magnitude of second vector. ठीक है, अगर किसी को कुछ मिस हो गया तो बोलो, मैं रिपीट कर देता हूं. कुछ मिस हुआ है क्या? रिया उपाध्याय, आपने सेकंड क्वेश्चन नोट नहीं किया कि फर्स्ट क्वेश्चन नोट नहीं किया? सर रिया उपाध्याय, क्या मिस किया? मैंने 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए, 2 क्वेश्चन का होमवर्क. सर होमवर्क लिखा, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो डायरेक्शन ऑफ आर बार जो आप सिखा रहे थे साइन थीटा वाला, वो मेरा मिस हो गया है. वो मेरा मिस हो गया है, साइन थीटा वाला. साइन थीटा क्या? डायरेक्शन ऑफ आर बार. डायरेक्शन ऑफ आर बार, हाँ, वो मिस हो गया है मेरा. कहाँ से फिर से देखा आपने? कहाँ से फिर से बाकी देखा? वहां से लेके कहाँ तक? मैं डायरेक्ट अभी लास्ट में आप जो कुछ आई जे के सिखा रहे थे वो देखा. बेटा आपने फिर कम से कम मुझे लगता है 20-25 मिनट का टॉपिक मिस किया है. हाँ, 20 मिनट्स का मिस हो गया. नेटवर्क इश्यू था. होगा. ये जो कमलेश सर हैं वो सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं. ही इज रिकॉर्डिंग ऑल लेक्चर्स. ओके. यूट्यूब सब डालेंगे, तो सर को रिक्वेस्ट करो कि ये वीडियो डालना है यूट्यूब पे. सर को थोड़ा ट्रैक करना, यूट्यूब पे डालेंगे, आपको यूट्यूब पे ये पूरा वीडियो दिख जाएगा फिर से. ओके. और जितना हो सके ट्राई करो, डिस्कनेक्ट मत हो बीच में. सर नेटवर्क इश्यू था. हाँ, बट बी केयरफुल. चलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म हो रहा है यहाँ पे. अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ मैसेज किया, कुछ डाउट है? क्या बोल रहे हो? माइक ऑन करके बोलो. सर बोलो. सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें वेक्टर्स का थीटा एंगल ही दिया है. देखो आपका आवाज भी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है. क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो टू वेक्टर्स था उनके बीच में एंगल नहीं दिया. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एंगल पूछा है, एंगल मेड बाय, मैंने एंगल नहीं पूछा है, tan ऑफ एंगल पूछा है, tan ऑफ अल्फा समझो. tan ऑफ एंगल पूछा है, tan ऑफ दैट एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड द ईस्ट डायरेक्शन. tan ऑफ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड द ईस्ट डायरेक्शन. हाँ कमलेश सर. सर को थीटा tan of angle between resultant vector and the east direction. कमलेश सर हैं? हाँ सर जी. हेलो. हाँ सर. हेलो. हाँ सर बोलिए. कंप्लीट हुआ. आपकी आवाज फट रही है. लेक्चर ओवर. ठीक है सर, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टुमारो अगेन सेम टाइम केमिस्ट्री का लेक्चर है आपका. केमिस्ट्री में टॉपिक आई थिंक चल रहा था कौन सा? विजय सर क्या पढ़ा रहे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट. तो उनका लेक्चर रहेगा सेम टाइम. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ना 5:30 के बाद बहुत लोग ज्वाइन करते हो, 5 मिनट पहले ज्वाइन करो प्लीज. टीचर को डेली अगर आप ध्यान दोगे, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं और बाकी लोग लेट आते हैं, जिसकी वजह से टीचर को डेली 5 to 10 मिनट मुझे वेट करवाना पड़ता है. तो 5 मिनट पहले तो ज्वाइन कर ही सकते हैं हम लोग, बिफोर 5:30 एटलीस्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, कल मिलते हैं. कमलेश सर. सर. हाँ, किसी को कुछ बोलना है? हेलो सर, ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे. हाँ, मैं कमलेश सर को बोलता हूँ, ये वही करते हैं, मैं तुरंत बात करता हूँ. ओके, थैंक यू. कमलेश सर आप सुन रहे हो?